आइए दोस्तों गौर करते हैं फिर से एक नई कहानी की तरफ। चालाक राजकुमारी की कैसी होनहार चालाकी, किस तरह से एक पिता के कारण उस बेटी ने अपने तनमन को न्यौछावर किया है और उस वचन को पूरा किया है। तो आइए देखते हैं। किसी राज्य में एक राजा थे, बेचारे बड़ा धर्मात्मा थे, मगर बहुत समझदार, मगर क्रोध में आकर बाजी समय घमंड भरी बात कर बैठते हैं। तो आइए देखते हैं। अरे किसी गांव का राजा जो बड़ा वीर बलकारी है, किसी राज्य में एक राजा था जो बहुत बड़ा बलकारी है। बल के पूर्ण से योद्धा उसे हार हार कर जाते हैं। किसी राज्य का राजा एक जो बड़ा वीर बलकारी है, प्रजा में ज्ञान बांटता है और आदत का ब्रह्मचारी है। चारों तरफ प्रजा में ज्ञान को बांटता है, साथ देता है, मगर आदत का बड़ा व्यभिचारी था। इसके घर में एक बहुत सुंदर कन्या थी, एक सुंदर बेटी थी घर में, चालाक बड़ी सुकुमारी थी, देखन में सूरत प्यारी थी, जो चंद्र बदन उजियारी थी। उसी राजा के घर में एक बहुत सुंदर लड़की थी, बड़ी चालाक थी, चतुर थी। एक दिवस महाराज ने रात में सोते समय, अरे एक दिवस की बात अजब, राजा ने स्वप्न निहारा है। अरे मोरों के पंखों का बाग, राजा ने स्वप्न निहारा है। महाराज राजा जो था बड़ा व्यभिचारी था, मगर प्रजा में ज्ञान बांटता है, खुद शासन चलाने की अकल नहीं है। एक बार महाराज ने सोते समय एक स्वप्न को निहारा है। सपने में देखा है जहां पर एक बाग है और मोर की तरह से वहां में पुष्प खिले हुए हैं, सोने के सुंदर स्वर्ण वाले दिखाई पड़ रहे हैं। राजा एकदम से नींद से उठा है। राजा ने देखा है बाग की शोभा न्यारी है और खिली भैर फुलवारी है। बाग की शोभा न्यारी है और खिली भैर फुलवारी है।
ग्रहण की बगिया सारी है जाती शोभाया जब निराली है भैया। महाराज ने देखा है मोर के पंखों की तरह से बाग खिला हुआ है, उसमें पुष्प नजर आ रहे हैं। महाराज ने देखा है, एकदम से नींद से उठा है। बाग की शोभा जब निहार नींद से उठे तुरंत महाराज। महाराज देखने में इतना सुंदर था, राजा एकदम से नींद से उठा है। बाग की शोभा जब निहार नींद से उठे तुरंत महाराज। अरे मंत्री वजीर को पास बुलाया और तब राजा ने हुक्म सुनाया। महाराज राजा ने मंत्री वजीर को बुलाया और कहा है, मंत्री मैंने एक बहुत सुंदर सपना देखा है। मंत्री से कहा है, अरे मंत्री वजीर को पास बुलाया तब राजा ने हुक्म सुनाया और करना तुरंत अभी ऐलान नींद से उठे तुरंत महाराज। मंत्री से कहा है, राजा ने ऐलान कर दो सारे शहर में, जो हमारे लिए वो मोर की तरह से फूल लाकर देगा हम उसे लाखों का इनाम देंगे और आधा राजपाट दे देंगे। मगर अरे सुंदर बगिया खूब सजाई मोर पंख से दई लगाई। राजा कहता है, मंत्री सुंदर बाग है, मोर की तरह से वहां पर पक्षी घूम रहे हैं और मोर की तरह से पुष्प खिले हुए हैं। अरे सुंदर बगिया एक लगाई मोर पंख से खूब सजाई। हीरा मोती जड़े हुए हैं रोस रोस पर खड़े हुए हैं और मेरी तेर सुनो तत्काल नींद से उठे तुरंत महाराज। महाराज वजीर को पास में बुलाया। राजा ने कहा, मंत्री अब तू ऐसा कर, मैंने जो सपना को देखा है उस सपने को जो पूरा करेगा मैं उसे आधा राजपाट दे दूंगा, लाखों का इनाम दूंगा। मंत्री ने ऐलान कर दिया मगर उस काम को करने वाला कोई नहीं आया है। तब राजा ने एक पान का बीड़ा बनाकर अपनी सभा में डलवा दिया और कहा है, जो कोई इस मोर के पंख के फूल को लाके देगा हम उसे लाखों का इनाम देंगे। मगर राजा का हुक्म। अरे राजा ने दरबार में जब अपनो हुक्म सुनाया,
सभी से मैं कह रहा हूं। अरे राजा ने दरबार में जब अपना हुक्म सुनाया और लेके बीड़ा बानर के सभा मत डलवाया। भैया होने की है बात विपत सिर पे मड़रानी है, वीरा न होने की है बात विपत सिर पे मड़रानी है। महाराज राजा ने बीड़ा को लेकर सभा में डलवा दिया और कहा है महाराज जो इस बीड़ा को चबेगा और इस बात को पूरा करेगा। मगर उस सभा में बड़े बड़े दरबार सूरमा बैठे हुए हैं मगर किसी की ये हिम्मत नहीं हुई उस पान के बीड़ा को चबा ले। और ऐसा नहीं कैसा दरबार लगा हुआ है, लगो धूप दरबार बैठे राजकुमार सभा में भाई और सुंदर बेटी राजा की दरबार में पहुंची आई। राजा का दरबार लगा हुआ है, बड़े बड़े सूर बलधारी बैठे हुए हैं। तब तक ऐसा हुआ कि राजा की वही राजकुमारी उस सभा में आ गई है। अरे देखी सभा को हाल करो मन ख्याल सोच रही भाई, सोच रही भाई। बाने हाथ में लेके बीड़ा रे बिटिया ने लो चबाई। अरे हाथ में लेके बीड़ा रे लाडो ने लो चबाई। तब भूप गयो रे घबराई है, उठ के खड़ो भयो रे मेरे भाई है भैया। बिटिया से अर्ज सुनाई है तूने कैसी कुमत कमाई है वीर। महाराज बेटी से कहा है बेटी जब उसने उस बीड़ा को चबाया है सभा की हालत देखी है, सभी सूरवीर बलधारी चुपचाप बैठे हुए हैं। उस राजकुमारी ने सोच समझकर उस पान के बीड़ा को चबा लिया। राजा ने इस हालत को देखा है तो एकदम से उठकर खड़ा हो गया, कहने लगा बेटी ये तुमने क्या किया है? अरे ये बड़े सूरवीरों का कर्म है। अरे तुम तो एक लड़की हो और इस लड़की के होते हुए तुमने इस बीड़ा को चबा लिया है। राजा अब तो घबराने लगा, सोचने लगा ये कहां जाएगी। मगर होने की बात राजा ने इस बात को कहा है बेटी तुमने बीड़ा को चबाया मगर मेरी तरफ नहीं देखा है। और बीड़ा को लयो चबाई और देख के भूप गयो घबराई बीड़ा को। राजा एकदम से सोचने लगा इसने ये क्या किया है। बीड़ा को लयो चबाई देख के भूप गयो घबराई बीड़ा को। बिटिया
कमाई बिटिया से। जाकी दसाला बरनी जाई राजा मूल पकड़ बिल खाई जब दसाना। पारा होना हाल को मिट पैया सुरगी तो ध्यान पे बिसर नहीं जाए। और लिखे गुसैया की हाय नाय मिटे है जो बाप ध्यान लिख दई बना। महाराज उस बेटी ने बीड़ा को चबाया है। राजा बहुत तरह से समझाता है, कह रहा है बेटी तुमने ये बहुत गलत किया है, रो रहा है। मगर बेटी ने क्या किया है, घोड़ा को सजाया है, घोड़ा पर सवार हुई है। लेके घोड़ा चली अगारी बड़ी सुनो मेरे भाई, गई का राज में आए रे बन आगे नजर घुमाई। अरे लेके घोड़ा चली अगारी बड़ी सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, गई का राज में आए रे बन आगे नजर घुमाई। अरे सराय के पास पहुंच कुमार सुनो मेरे भाई, बूढ़ी सी मैया मिल गई है बन गई तुरंत समझाई। बूढ़ी सी मैया मिल गई है बन गई तुरंत समझाई। महाराज घोड़ा को लेकर आगे बढ़ी है, उसने वहीं से अपना भेष बदल लिया और भेष बदलने के बाद एक मनुष्य का भेष बनाया है। भेष बनाने के बाद वहां से चली है। इधर राजा जब बेटी चली है, राजा देखता है, देखते देखते सोच रहा है, अरे लेके घोड़ा वहां से वो बेटी चली, लेके घोड़ा वहां से वो बेटी चली। राजा वहां पर खड़े के खड़े रह गए। महाराज वो बेटी आगे को घोड़ा बढ़ाती हुई चली है, मगर राजा देखता है, कहने लगे ये कहां जाएगी। अरे ये एक बेटी है, लेके घोड़ा वहां से वो बेटी चली। राजा वहां पर खड़े रह गए। देखते देखते भूख रोने लगे, देखते देखते भूख रोने लगे। दोनों ने ना लड़े रह गए।
देख रहा है भेष को बदल कर बेटी चली है। भेष लड़की ने बदलने लगी वहां पर, तन पे हथियार कसने लगी है। जो भूमि की दशा महल के बीच में, राजा देखता है ये महल के बीच में घूमने वाली है। आज इस घोड़ा पर हथियार कसे हुए जा रही है। घूमी थी जो महल के तीनों परे, आज घोड़ा पे कैसे चली जा रही। राजा सोचता रहा मगर बेटी ने अपनी सवारी को बढ़ा दिया है और आकर के एक दूसरे शहर में आई है जहां पर एक सराय है और सराय में एक बूढ़ी माता मिली है। उसने कहा है बेटा, क्योंकि वो भेष बदल कर गई थी, उसे ये मालूम पड़ा ये कोई राजकुमार है। बुढ़िया कहने लगी बेटा आप कहां के लिए जा रहे हो? तो बेटी कहने लगी वही, अरे माँ यहाँ पर कोई ऐसा बाग है, कोई ऐसी जगह है जहां पर मैं रुक सकूं, जहां पर सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। बुढ़िया कहने लगी बेटी तुम ऐसा लगते हो कोई बेटी लग रही हो, भेष को बदले हो। उसने सारी हकीकत कही है तो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम आगे चली जाओ। इससे आगे एक नदी पड़ेगी, उस नदी के पार एक राजा का राज्य है, जहां पर नगर उदय नगर पड़ेगा, वहां का राजा है। और उसी नदी के आगे एक झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ी में एक संत मिलेंगे और कहा है अरे आगे बढ़ने का जइयो रे, और नदी को पार लगइयो रे बिटिया। वो मैया कहने लगी आप आगे बढ़कर जाओ, उस नदी को पार करना। आगे बढ़ के निकल जइयो रे, और नदी को पार लगइयो रे बिटिया। लाए वेद काऊ को बतइयो रे, और संतक ढिंगान का जइयोरी बेटी। महाराज कहने लगी बेटी तुम आगे चली जाओ, मगर इस भेष में हो तो इस भेष को बताना मत किसी को। आगे तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उस महात्मा से पूछ लेना। यहाँ से काफी दूर एक बाग है जहां पर मोर के पंखों की तरह से फूल खिले हुए हैं। वहां से वो लड़की चली है, नदी को पार किया है, उसी झोपड़ी में आई है। और भाई झोपड़ी के बीच में एक बैठो है तपधारी। और भाई झोपड़ी के बीच में एक बैठो है तपधारी। घोड़ा से उतर के बिटिया ने जब अपनी नजर घुमाई, महाराज महात्मा के ढिंग गई है आए, और हाथ जोड़ के कहने लगी है सुनियो वचन हमारा। बोले बाबा रे वेदन का बता लाए दी जो मोए जान शहर के पार।
महाराज उस बाबा से कहने लगी मुझे थोड़ा भेद बता दो, यहाँ से वो उदयगढ़ राज्य कितनी दूर है जहां पर मोर की तरह से पंख मिलते हैं, स्वर्ण के जड़े हुए हैं। महात्मा कहने लगे बेटी अभी तुम्हें काफी दूर चलना होगा, उससे आगे एक राजा का बाग पड़ेगा और उस बाग में जाकर पहली बात तो इस भेष में हो तुम, और इस भेष को देखकर वो तुम्हें घुसने नहीं देंगे। तो कहने लगी महाराज मुझे क्या करना होगा? तो वही महात्मा कहने लगे बेटा यहाँ पर कुछ सौदागर आते हैं, थोड़ा आगे बढ़कर जाओ, जहां पर सौदागर अपने भोजन को करते हैं, अपनी सवारी को मोड़ते हैं, वहां पर भोजन बनाने के लिए आप लग जाना। राजा जब अपने जुलूस को निकालेगा तो उसी से गुजरेगा और अपने भोजन की तैयारी उसी होटल से वो कराता है, उसी सराय से कराता है। इतनी बात सुनी है, बेटी ने घोड़ा को बढ़ा दिया है, जाकर उस सराय में पहुंची है, विनती की है उस बूढ़े आदमी से बाबा मुझे कुछ देर यहाँ रुकना है। सारी बात उसने बताई है। थोड़े दिन के बाद अरे भोजन पे लग गई अरे मेरे भैया बाबा से अरज सुना। बाबा को सारी हकीकत बताई है तो बाबा ने कहा ऐसा करो तुम मेरे यहाँ भोजन बनाने लगो, और थोड़े दिन के बाद उसी राजा का जुलूस निकलेगा और सारे नौकर यहाँ ही भोजन करते हैं। तुम जितना सुंदर भोजन बना दोगे उतना जल्दी आप पे राजा मोहित हो जाएगा। मेरी बिटिया मते मन में तू घबरा महाराज उसी सराय में वो राजकुमारी रहने लगी है, सुंदर सुंदर भोजन बनाती है। इधर राजा का जुलूस वहां से निकलता है, सारे नौकर थोड़े दिन के बाद जब जुलूस को निकाला है, नौकरों ने भोजन किया है, खुद उस राजा ने भोजन किया है, तो एकदम से कहने लगा यहाँ पर कौन भोजन बनाता है? अरे ये तो बहुत सुंदर है, बड़े स्वादिष्ट हैं। नौकर को बुलाया है और कहा इस बाबा से पूछो ये भोजन कौन बनाता है। नौकर को बुलाकर नौकर ने सारी हकीकत को बताया है। कहा एक मर्द है और ये नहीं पता है वो कहां से आया है, मगर भोजन बहुत सुंदर बनाता है। राजा ने कहा ऐसा करो तो मैं उसे अपने घर पर रसोइया बना कर रखूंगा। और राजा ने उसी लड़की को बुलाया है, मगर ये पहचान में नहीं आई है कि वो लड़की है या लड़का है। और लड़की ने जब ये देखा है उदयनगर का रात, तो वो समझ गई यहाँ तो मेरी ससुराल है, और उसी राज्य में पहुंच गई जहां पर उसकी शादी हुई थी। अब उसने भेष को बदलकर उसी के साथ रहने लगी है। राजा ने उसका नाम लिखा है। अरे लिखो भूपन नाम बता दो काम सुनो मेरे भाई, और बनो रसोई जाए रे मेरे घर के बीच मझारी। राजा ने उसे रसोइया समझकर, एक मर्द समझकर उस लड़की को एक अपना रसोइया बना दिया और कहा है कि तुम सारे घर का भोजन तुम बनाओगी। और लिखो भूपन नाम बता दो काम सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई।
अरे बनो रसोई आंगन की तुम भोजन दियो बनाई। राजा कहने लगा भोजन बनाने के बाद तुम मेरे साथ चलोगे मेरे बाप के लिए, और फिर तुम चलो पार्वती ढलो एक परछाई। अरे इतनी सुन के बात गई थी हरसाई, अरे इतनी सुन के बात गई थी हरसाई। वो राजकुमारी से कहा है तुम पहले मेरी रसोई का खाना बनाओगी और खाना बनाने के बाद तुम मेरे साथ चलोगी, मैं बाग के लिए घूमने के लिए चलता हूं। मगर इसे ये नहीं पता है कि ये कोई लड़की है। राजा ने उसको साथ लिया है, भोजन को बनाती है, अब तो उससे बहुत प्रेम हित बढ़ाने लगा है, हरदम उसके साथ रहता है। एक रात जब वो सेजों पर सो रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई लड़की हो। एकदम से राजा अपनी मैया के पास पहुंचता है और कहने लगा, माँ जो हमारे यहाँ रसोई का काम करता है वो मुझे ऐसा लगता है कोई स्त्री है और इस भेष में रह रही हो। सामूहिक महल में ले गो संग लिबाई, एक बिस्तर पे लेट गयो तब रानी करे विचार। मैया ने कहा बेटा तुम्हारे अंदर शंका है, अरे ये कोई मर्द है। इतनी बात सुनी है तो उसने शाम को फिर से वही बिस्तर को लगाया है और जाकर के एक बिस्तर पर लेटे हैं। रानी मनी मन में सोचने लगी ऐसा लगता है कि मेरा भेद खुल ना जाए। तो रानी ने क्या किया है, आर करके बीती की रात बदल गई भाई। राजा जिस करवट से लेटा था उसने अपने करवट को बदल लिया और सोचने लगी इसके साथ मुझे नींद तो नहीं आएगी क्योंकि ये मर्द है मैं नारी हूं, मगर इसे इस बात का पता नहीं है। आरे करके भी नींद की बात गई घबराई और एक करवट से लेटे नारी गई भाई, एक करवट से लेटे। अरे बेटी पहले उठी हाय सामान को रम गई है, रानी पहले उठी। महाराज करवट से रात भर लेटी रही, सुबह होते ही सबसे पहले उठी है। राजा से पहले उसने स्नान बंदन को किया है, एकदम से वापस आई, कहने लगी महाराज तुम सो रहे हो। राजा को जगाया है मगर राजा के मन में यही विचार है ये कोई लड़की है। फिर से माँ के पास पहुंचता है, मैया कोई ऐसा उपाय बता जो मैं इसका भेद लगा सकूं। तो मैया कहने लगी आप चिंता मत करो, ऐसा करो अपने राज्य में एक सोने चांदी का बाजार लगवाओ और उस बाजार में एक तरफ सोना चांदी हो, एक तरफ सूरवीरों की तलवारें हो। अगर ये लड़की होगी तो इसकी नजर उस सोने चांदी पर जाएगी
और अगर ये मर्द होगा तो ये तलवार को देखेगा। राजा ने ऐसा ही किया। अरे राजा ने ना देर लगाई, महाराज राजा ने पल की देर नहीं की और उस अपने नगर में सोने चांदी तलवार की एक बाजार लगवाई है। बाजार को लगवाने के बाद उसी बेटी को साथ में लिया है और उस बाजार में पहुंचा है। बाजार में सोने चांदी को देखता है। जब ही बेटी की नजर पड़ी और तलवार पे नजर घुमाती है, और सोने चांदी पे ना ध्यान दयो, वो तो तलवार नचाती है। बाजार में वही राजकुमारी जब चली है, सोचने लगी ऐसा लगता है इसे मेरे भेद का पता लग गया है, और उसने जाकर के तुरंत तलवार की तरफ नजर की है। सोने चांदी पर उसने ध्यान नहीं दिया है। राजा उसे सोने चांदी की तरफ खींचता है, मगर वही लड़की राजा की जब ही नजर पड़ी तलवार की ओर ना नजर गई, सोने चांदी में वे लग गए हैं, बिटिया तलवार को चलने लगी। राजा ने देखा है इसकी नजर सोने चांदी पर नहीं है, तलवार को चला रही है। राजा एकदम से घबराने लगा, ये तो एक मर्द की तरह से तलवार चला रही है। थरा थर राजा वहां कांप रहो, बेटी तलवार चलाती है। देखी जब ऐसी दशा को, हाँ बाकी धड़क धड़क रही छाती है। महाराज सोने चांदी को उसने नहीं देखा और तलवार को लेकर इस तरह से घुमाती है। राजा एकदम से घबराने लगा और सोचने लगा ये तो कोई मर्द है, ये लड़की नहीं है। आकर के पुनः लौटता है। महाराज अपनी मैया के पास आता है, कहने लगा मैया अरे वो कोई लड़की नहीं है, वो कोई मर्द है। तो बेटी कहती है माँ, वो कहती है कि बेटी होती तो ऐसी तलवार नहीं चलाती, वो लड़की नहीं है।
इस तरह को समझाते हुए वो माँ कहने लगी, अगर अब भी कोई शंका है तो तुम ऐसा करो, फूल की सेज को लगवाओ और फूल की सेज को लगाने के बाद अगर वो लड़की होगी तो एक रात में सारे फूल खराब हो जाएंगे, अगर मर्द होगा तो एक करवट से लेटा रहेगा। ऐसा करो, तुम बाग के लिए चले जाओ। राजा ने अपने माली से कहा है 2 सेजें तैयार करी जाएं और सेज को तैयार करने के बाद जब शाम को सोया है, मगर वो लड़की इतनी चालाक थी, उसने माली को कुछ सरपियां दी और कहा है कि एक दूसरी सेज तैयार करो, और सेज को लेकर उसने एक झाड़ी में छिपा दी है और जाकर के पुनः जब सोई है, फूलन की सेज लगाए सोई सुकुमार गई थी घबराई, अरे राजा करवट ले रो है पर ले न कोई भाई। फूलन की सेज लगाए गई थी घबराए राजकुमारी राजकुमारी, और जे है मर्द हम नारी रे है कैसे सक छिपाई, अरे जे है मर्द हम नारी रे है कैसे सक छिपाई। वो राजकुमारी सोचती है ये मर्द है और मैं रानी हूं, मैं इससे कैसे बच सकती हूं। अरे पूरी रात जब बीत गई, अरे पूरी रात जब भई जगी सुकुमारी, अरे ढिंगरा जाके जाए के गिरायो चारी, अरे ढिंगरा जाके जाए के गिरायो चारी। महाराज पूरी रात वो लड़की सोई नहीं, और जब आधी रात के समय ऐसा हुआ कि वो सो गई और उसने सुबह ही पहले जगी है एकदम से उस सेज को उठाया है, कुआं में डाल दिया है। कुआं में डालने के बाद दूसरी सेज को उठाया, अपना बिछा दिया, राजा जगा है, एकदम से सोच में पड़ गया अब ये कोई लड़की नहीं है, मर्द है। जाकर के अपनी माँ को फिर से बताता है, अब उसे पूर्ण विश्वास है। तो एक दिन वही लड़की कहने लगी, महाराज आज तक तुम मेरी परीक्षा लेते आए हो कि मैं लड़की हूं या मर्द हूं, मगर अब मेरी एक बात सुनो, आप ऐसा करो, चलो मुझे इस बाग में घुमा दो, मेरी बहुत इच्छा है घूमने के लिए। रानी ने राजा को साथ किया है और उसी बाग में पहुंची है। अरे लेके राजा चले भायो, अरे मेरे भैया कोई कर ली नो वो सुकुमार जी। राजा ने वही लड़की के भेष में जो मर्द था वही उसी को साथ लिया है, जाकर के उसी बाग में पहुंचा है। रोशन रोशन घूम रही, अरे मेरे भैया कोई राजा है खुशी महान जी। सारे शहर में पूरे बाग में वो लड़की घूमती है, घूमने के बाद शाम होती अपने घर पे आती है और शाम भाई हाय सोई गई, अरे सुकुमारी कोई थोड़ा हो तेरा में जात जी।
घूमते लौटकर घर पर आती है। शाम को सोती है। सोने के बाद अब तो राजा ने उस माली से कहा है, ये हमारा खास मेहमान है, इसे हरदम इस बाग में जब मन हो तब आए। भोर होती सुबह होते ही उसने क्या किया है, एक पत्र को लिखा है और कहा है, महाराज आज तक तुम मेरी इतनी परीक्षा लेते रहे मगर तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं तुम्हारी वही नारी हूं, तुमने मेरे साथ शादी की है। अरे तुम एक मर्द होते हुए नारी की पहचान नहीं कर पाए और मैं जा रही हूं। आप जब मेरा गौना लेने के लिए आए हो तो वहां मैं आपसे मिलूंगी। और इस पत्र को लेकर वो उसी सेज पर डाल जाती है, पुनः बाग में जाती है, 2 फूलों को तोड़ती है, पुनः घोड़ी पर चढ़ती है। घोड़ा को चली देश से आई, वो लड़की पुनः घोड़ा पर चढ़ती है। अब तो भेष को बदल दिया उसने और पत्र में लिखकर सेज पर डाल आती है, चल घोड़ा पे चली देश गई आई, अरे सुंदर से 2 पुष्प, अरे सुंदर से 2 पुष्प दिए हैं राजा को कहाई, अरे सुंदर से 2 पुष्प। राजा दिल ही दिल में कहे, लली मेरी प्राण प्यारी है। राजा मन ही मन में सोचे, सुता मेरी प्राण प्यारी है। वो लड़की पुनः 2 पुष्पों को लेकर घोड़ा पर सवार होकर आती है और सवार होने के बाद जब अपने देश में आई है, राजा ने देखी एकदम से बड़ा खुशी हुआ है। और इधर उस राजा ने उस पत्र को पढ़ा है। पत्र को पढ़ने के बाद जब देखा है तो सोचने लगी, ये मुझे पागल बना गई है। और उसने भी कसम खाई है, अगर मैंने भी इससे बदला नहीं लिया तो मैं भी एक उदयनगर का राजा नहीं हूं। और राजा, अरे तवा राजा गयो खिसी आई, महाराज राजा ने यह सुनाया, मैं इससे बदला लूंगा। तुरंत राजा ने अपनी बारात को सजाया है और जाकर के उसी शहर में पहुंचा है। इधर उस लड़की ने इस बात को सोचा है, राजा जरूर आएगा। और उसने एक लकड़ी की गुड़िया बनवाई है। उसमें से कहा है, कारीगर से कहा है कि ऐसा करो, इसमें इतनी जगह बना देना जो भोजन को वहीं उसी में से खाती रहूं और उसी में रहते रहते खाना पानी सब आ जाए। कारीगर ने एक गुड़िया को बनाया है, लकड़ी की गुड़िया तैयार की है। और उसने घर पर जाकर एक मोम की लकड़ी बनाकर तैयार की है और मोम की लड़की बनाकर उसमें रंग घोलकर डाल दिया है। और रंग घोलकर डालने के बाद उसी डोली में बिठा दी है। अरे राजा लेके बारात चले गए, शहर दूसरे में आई है।
राजा वहां से विदा कराते हैं, मगर ये नहीं पता इसमें मोम की राजा ने चले रहा तुम यार तुरंत अपनी विदा कराई है उस मोम की लड़की को, उस डोली में बिठाकर चला है। उसने सोचा है ऐसा नहीं कहीं मेरे साथ फिर से धोखा किया हो। उसने उस उगार को उगारा है, जब पर्दे को ऊपर किया है तो देखा है उसमें भाई मोम की लड़की बैठी हुई है। एकदम से जब तलवार को मारा है और क्रोध में आके रे अरे राजा ने फौरन लीनी रे तेज उठा और खींच के तेज रे गई बाप धड़ में और खून की कान रे लगी थी फुहार। राजा ने देखा है तलवार को मारा है तो वही लाल लाल रंग एकदम से बहने लगा है और देखी के दशा तब ही वो राजा मन ही मन में रे गयो घबरा और मन ही मन में रे सोचने लागो मैंने अनर्थ की लियो कमाए। महाराज एकदम से राजा घबरा गया। उसने सोचा ये कोई लड़की है और मैंने इसे मार दिया है, इसके सर से तो खून निकल रहा है, मगर ये नहीं पता ये रंग है। और हुआ क्या और धड़के डोलिया मेरे मन फिर से बाई देश कोरे गई बगदाद और एक पत्र को लिख के भेजो अरे जो कुछ आवे सो लियो अपना। महाराज उस डोला को वापस किया है। राजा ने कहा है जैसा कुछ भी हो महाराज मुझे माफ करना, मैंने आपकी बेटी का वध कर दिया है। अब इससे आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे कि किस तरह से पुनः राजा उस लड़की से अपना बदला लेता है और वो लड़की इतनी चालाक है राजा को हर मुसीबत में डाल देती है। उसके बाद किस तरह से उस लड़की की शादी उस राजा के साथ होती है। और जैसी जानी रे तैसी तानी तुमको काय करे गई सुना और देवेंद्र भैया रे डटे ढोलक पे सुंदर ढोलक रे रहे बजा और स्वजीता भैया रे डटे चिमटा पे और भैया नींद में रे रहे लहरा और जैसी जानी रे तैसी तानी